हेलो साथियों, आज हम सी टेट SST पेडागोजी की वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण अनेक विधियों से किया जाता है। इनमें प्रमुख शिक्षण विधियां निम्न प्रकार की हैं। नंबर 1, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिसिटी। इस शिक्षण विधि में सबसे सरल अवधारणा से जटिल अवधारणा की ओर बल दिया जाता है। यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। नंबर 2, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नो टू अननोन। इस शिक्षण विधि में पहले ज्ञात विषय वस्तु को शिक्षण किया जाता है, इसके बाद अज्ञात विषय वस्तु की ओर बढ़ा जाता है। नंबर 3, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम स्पेसिफिकेशन टू जनरलाइजेशन। इसमें विद्यार्थी को पहले विशिष्ट उदाहरण से परिचित करवाया जाता है तथा सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। यह विधि सामान्यतः उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। शिक्षण के उपागम। शिक्षण उपागम शिक्षण का एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी विशेष उद्देश्य, नियम, प्रक्रिया आदि से संचालित होता है। शिक्षण उपागम शिक्षण कार्य में व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करते हैं। इसलिए चीन की कहावत है, जितने शिक्षक उतने ही उपागम। शिक्षण उपागम के प्रमुख प्रकार। शिक्षण के विशेष लक्षण के आधार पर शिक्षण उपागम को अनेक प्रकारों में बांटा गया है। शिक्षण उपागम के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षक केंद्रित तथा छात्र केंद्रित उपागम। शिक्षक केंद्रित उपागम में मुख्य बल शिक्षक को दिया जाता है, जबकि छात्र केंद्रित उपागम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अधिक से अधिक अधिगम का संचार करना है। नंबर 2, विषय वस्तु केंद्रित उपागम। इस उपागम में सबसे ज़्यादा महत्व पाठ की विषय वस्तु को दिया जाता है। विषय वस्तु का विभाजन महत्व के अनुसार किया जाता है। शिक्षक प्रभुत्व उपागम, उसमें शिक्षक का प्रभुत्व रहता है। छात्र तथा विषय वस्तु का महत्व बहुत ही कम होता है। नंबर 4, पारस्परिक उपागम। इस उपागम में छात्रों को आपस में ज़्यादा संचार करने का मौका दिया जाता है। इसमें छात्र जब चाहें अन्य छात्र तथा शिक्षक से वार्तालाप कर सकता है। नंबर 5, रचनात्मक उपागम। इसमें छात्रों को
प्राथमिकता के आधार पर ज्ञान अर्जन का अवसर दिया जाता है। छात्र स्वयं अपने ज्ञान के विस्तार का प्रयत्न करते हैं। नंबर 6, बैंकिंग उपागम तथा एकीकृत उपागम। बैंकिंग उपागम में शिक्षक की मुख्य भूमिका छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान देना है। जॉन डीवी इसका मुख्य आलोचक था। एकीकृत उपागम सबसे उपयुक्त उपागम माना जाता है क्योंकि इसमें कई उपागमों के गुणों का समावेश किया गया है। नंबर 7, अनुशासनिक उपागम। इसमें मुख्य बल जीवन में अनुशासन पर दिया जाता है। यह परंपरागत दृष्टिकोण है। नंबर 8, सहयोगी उपागम तथा व्यक्तिगत उपागम। सहयोगी उपागम सहकारी शिक्षा पर बल देता है जिसमें बहुतों के प्रयासों को एक साथ समायोजित किया जाता है, जैसे ग्रुप चर्चा, वाद विवाद आदि। इसके विपरीत व्यक्तिगत उपागम व्यक्तिगत प्रयास पर बल देता है। नंबर 9, प्रत्यक्ष शिक्षण उपागम तथा अप्रत्यक्ष शिक्षण उपागम अप्रत्यक्ष शिक्षण उपागम शिक्षण उपागम में शिक्षक छात्रों को शिक्षण देता है तथा शिक्षक और छात्र दोनों बराबर सहभागी होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष शिक्षण उपागम में सबसे सहभागी नहीं उपागम में शिक्षक सहभागी नहीं होता वरन मार्गदर्शक का कार्य करता है। शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि टीचिंग मेथड शिक्षण कार्य करने का एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक तरीका है। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इससे वैज्ञानिक तथा प्रभावी शिक्षण पर बल दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आती है। अलग अलग विशेषताओं के आधार पर प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्याख्यान विधि। इसमें पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों को सुनाया जाता है। यह शिक्षक केंद्रित उपागम है। इसमें एक साथ बहुत से छात्रों को शिक्षित किया जाता है, परंतु इसमें स्रोतों को निष्क्रिय माना जाता है। नंबर 2, प्रदर्शन विधि। इसमें छात्रों के सामने किसी घटना या प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है। छात्र स्वयं प्रक्रिया को समझकर निष्कर्ष निकालते हैं। नंबर 3, समस्या समाधान विधि। ये भी छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या देकर उसका समाधान बताने को कहते हैं। यह सर्वाधिक व्यावहारिक शिक्षण विधि है। इससे सीखने वाले में अवधारणा का भी विकास होता है। शिक्षण सामग्री शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः शिक्षण सामग्री
टीचिंग एड्स श्रव्य दृश्य तथा श्रव्य दृश्य प्रकार की होती है। श्रव्य शिक्षण सामग्री में वैसी चीज़ें आती हैं जिन्हें केवल सुना जाता है, जैसे रेडियो द्वारा शिक्षण। दृश्य सामग्री में केवल देखी जाने वाली शिक्षण सामग्री आती है, जैसे श्यामपट्ट, नक्शा, ग्लोब चार्ट आदि। श्रव्य दृश्य में देखी तथा सुनी जाने वाली शिक्षण सामग्री आती हैं, जैसे टेलीविज़न, ऑनलाइन क्लास आदि। शिक्षण सामग्री का चयन विषय तथा पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाता है, जैसे ग्लोब, मानचित्र आदि भूगोल शिक्षण में तथा टाइमलाइन इतिहास शिक्षण में काम आता है। गतिविधियाँ, अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार। छात्रों के वैसे कार्य जो शिक्षण क्रिया के दौरान उनकी क्षमता में वृद्धि करते हैं, शिक्षण गतिविधियाँ कहलाती हैं। ये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। शिक्षण गतिविधियों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान का विकास करना, सह शिक्षा तथा स्वयं करके सीखो की अवधारणा का विकास करना, विद्यार्थी की क्षमता को सही दिशा प्रदान करना, उनकी शिक्षा का व्यावहारिक अनुभव के साथ सामंजस्य करना। कक्ष में की जाने वाली गतिविधियाँ। कक्ष में की जाने वाली गतिविधियाँ निम्न हैं। नंबर 1, वाद विवाद, डिबेट्स कराना। इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों में तर्क शक्ति बढ़ती है तथा विषयों, तथ्यों को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल बढ़ता है। अतः इस गतिविधि के चयन से सूचना संग्रहण, सूचना प्रक्रमण और श्रोता वर्ग के सामने उनके प्रस्तुतिकरण में छात्रों की उच्च स्तर की भागीदारी तथा प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बोलने, तर्क वितर्क करने तथा तर्कों का विश्लेषण करने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 2, निदर्शन। इस गतिविधि के द्वारा अध्यापक प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आदर्श रूप छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय छात्र की भूमिका सूचना और कौशलों के प्रत्यक्ष प्रेक्षक तथा अभिलेखक की होती है। नंबर 3, प्रश्न पूछना। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है प्रश्न पूछना। इस गतिविधि के माध्यम से अध्यापक छात्रों से विषय के संबंध में प्रश्न पूछता है तथा उनके उत्तरों के आधार पर वह छात्रों के विषय संबंधी ज्ञान को और आर्थिक सुदृढ़ तथा व्यापक बनाता है। छात्रों से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अध्यापक को ये मालूम हो सके कि छात्रों ने अध्याय को कितनी अच्छी तरह से समझा है, ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग करके और उन पर विशेष बल देकर उनके बारे में छात्रों की धारणा शक्ति को और अधिक मजबूत किया जा सके। नंबर 4, कक्ष में तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट, मानचित्र आदि का निर्माण करना। टू फॉर्मेशन ऑफ चार्ट्स, मैप्स रिलेटेड टू करंट इवेंट्स इन क्लासरूम। कक्ष में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस गतिविधि में शिक्षक छात्रों को पाठ्य वस्तु से संबंधित किसी विषय पर कोई चार्ट या मानचित्र आदि को तैयार करने को कहता है। यह गतिविधियां छात्रों में स्थायी स्मृति के निर्माण में सहायक होती हैं।
कक्ष के बाहर की जाने वाली गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ, लेक्चरर एक्टिविटीज़, वाद विवाद और चर्चा विषय वार क्लब, विद्यालय पत्रिका, नाट्य कला संगोष्ठी मंडल, कहानी लेखन, कविता पाठ आदि। नंबर 2, शारीरिक विकास गतिविधियाँ, फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेल कूद, सामूहिक अभ्यास, परेड, स्काउटिंग आदि। नंबर 3, सौंदर्यानुभूति और सांस्कृतिक विकास वाली गतिविधियाँ, क्रिएटिव एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, संगीत, नृत्य, चित्रण, पेंटिंग, मूर्तिकला, नाट्यकला प्रदर्शनी, विविध मनोरंजन कार्यक्रम। नंबर 4, नागरिक विकास गतिविधियाँ, सिटीजन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सहकारी बैंक, सहकारी स्टोर, सभा, विद्यार्थी परिषद, जलपान गृह, धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक त्योहारों का मनाना। नंबर 5, समाज कल्याण संबंधी गतिविधियाँ, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, सामाजिक अध्ययन मंडल, मेलों, त्योहारों, व्यावसायिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि। नंबर 6, अवकाश समय के लिए गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ ऑफ वैकेशंस, डाक टिकटों, सिक्कों, प्रतियों आदि को एकत्र करना, फोटोग्राफी करना आदि। नंबर 7, भ्रमण संबंधी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फील्ड ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक मनाना, संग्रहालय, चिड़ियाघर, प्रदर्शनी आदि के भ्रमण के लिए। संवाद अर्थ उद्देश्य प्रकार। संवाद के शिक्षण कार्य हेतु संप्रेषण शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। संवाद वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों के साथ, छात्र शिक्षक के साथ तथा छात्र के साथ अपनी भावना, विचार, अनुभव, ज्ञान आदि का आदान प्रदान करते हैं। संवाद हमेशा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें प्रेषक तथा प्रेषित दो तो होंगे ही। संवाद को स्थानांतरित करने वाले साधन संवाद के साधन कहे जाते हैं, जैसे रेडियो, किताब, समाचार पत्र आदि। संवाद के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना। नंबर 2, ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि का प्रभावी संचार करना। नंबर 3, मानव विकास को बढ़ावा देना। और नंबर 4, विश्वव्यापी संवाद स्थापित करना आदि। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।